हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो सारे अच्छे ही होंगे और पढ़ाई वढ़ाई अब शुरू हो गई होगी। हमारे साथ जीएस वाले सेशन में कल हम लोगों ने स्टार्ट करी थी जीएस की सीरीज की, जिसमें इतिहास वाले सेक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ, वो कल वाले सेशंस को देख लें। कल हम लोगों ने इतिहास वाली सेशन में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला सेक्शन देखा था। उसके लिए आपको 2 वीडियोज अवेलेबल कराए गए होंगे। इस तरह से हम लोग आईबीसी को कंप्लीट करते हैं। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने कवर करने की पूरी कोशिश करी है। फर्दर आप लोग उनको याद करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। आज हम लोग चलेंगे सेकंड टॉपिक की ओर, दैट इज वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता टू द पॉइंट बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आपका टाइम भी बहुत कीमती है और मेरा तो है ही। बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। इसकी बात करेंगे जस्ट आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वी आर कमिंग टुवर्ड्स दिस। आर्यों के आने से, आर्यों के आगमन से बात करेंगे। आर्यों के आगमन की मैक्स मूलर साहब बताते हैं, ये कहते हैं कि आर्य पश्चिम एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया, मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्यों का इन्वेजन होगा और यहां से फिर वैदिक सभ्यता की स्टार्टिंग होगी। 4 प्रजातियां पाई जाएंगी। द्रविड़ प्रजाति होगी, जिसे भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं। नाम सुन लेते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। मंगोलाइड होगा, ऑस्ट्रेलाइड होगा और फिर अल्पाइन। ये 4 प्रजातियां पाई गई थी, जिनमें भूमध्य सागरीय प्रजाति जो जिसे द्रविड़ बोलते हैं, द्रविड़, इनके प्रभाव में माना जाता है सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता का टाइम पीरियड मानते हैं। पहले चारों प्रजातियों का एक बार नाम देख लेते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, थर्ड वन मंगोलाइड, एंड नेक्स्ट वन विल बी अल्पाइन। इन चारों प्रजातियों में सबसे प्रमुख प्रजाति की बात करेंगे द्रविड़। इनके प्रभाव में विकास हुआ था किसका? वैदिक सभ्यता का। किसने विकास किया? आर्यों ने। आपको बताते चलें, आर्य ये शब्द वास्तव में बिलोंग करता है लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से, मतलब भाषाई शब्द है। सवाल अगर आए पेपर में, ये किस तरह का शब्द है? भाषाई, क्षेत्रीय या सामुदायिक, सांप्रदायिक करके कुछ, तो आप भाषाई को टिक करोगे। यूपीएससी में ये सवाल रखा गया है वापस, तो वहां पर लिंग्विस्टिक वाली कम्युनिटी को हम लोग टिक कर सकते थे और वो आंसर सही होता। तो आर्य वास्तव में इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन। इस प्रकार के शब्दों को बचपन में खूब पढ़ा है, हाई स्कूल इंटर वाली किताबों में। हाई स्कूल बेसिकली हाई स्कूल था, बाद में तो फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री यही सारा ले लेते हैं। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता की। आर्यों के आने से, आर्यों का इन्वेजन हो रहा है और इस सभ्यता की शुरुआत होगी। इसका टाइम पीरियड देखते हैं वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और फर्दर इसको डिवाइड करेंगे 1000 बीसी से 600 बीसी। मैंने इसको 2 पार्ट्स में लिखा भी है। इसका मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वैदिक सभ्यता वास्तव में 2 तरह से अध्ययन करनी है। पहला जो पार्ट है वो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल। एंड सेकंड वन ये वाला रिप्रेजेंट करेगा उत्तर वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल। आप लोग ना नोट्स को थोड़ा डायग्राम से संजो के रखा करें, मतलब डायग्राम्स का यूज किया करें। कुछ ऐसे करके इसको और ठीक से कर सकते थे, तो आई मस्ट राइट लाइक दिस। देखेंगे थोड़ा कुछ ऐसे आप डिवाइड कर लो वैदिक काल को। ये यहां लिख लो ऋग्वैदिक काल, और यहां पर लिख सकते हो उत्तर वैदिक काल। टाइम पीरियड आप यहीं पे डाल दो, 1500 बीसी से, एक साथ लिख दे रहा हूं, 600
BC, और इसी को फर्दर डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 1500 BC से 1000 BC और 1000 BC से लेकर 600 BC. In the last class I also told you this thing कि BC stands for before Christ. हिंदी में बात करता हूँ. BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म के पहले. तो 1500 BC मतलब जैसे संख्या पद्धति में आपने पढ़ाई होगा, नंबर लाइन होती है पीछे से आगे की ओर, ये टाइम लाइन है, समय पीछे से आगे की ओर जा रहा है. यहाँ नंबर लाइन बिल्कुल ऐसे ही सपोज रहता है, 0 बीच में रहता है, यहाँ पर प्लस की वैल्यू रहती है, +1 +2 +3 सो ऑन, यहाँ पर -1 -2 -3. तो फिर आप बिल्कुल ऐसे समझो, 0 से यहाँ पर है तो ये BC है, 0 से यहाँ पर है तो ये AD है. AD. एक बार एक क्लास में मैं बात कर रहा था कि भैया बताओ, क्लास वालों से ही पूछ लिया मैंने कहा BC का मतलब क्या है, तो कुछ लोगों ने कहा चलो बिफोर क्राइस्ट. मैंने कहा बिल्कुल ठीक है. AD का मतलब बताओ क्या है, तो AD वाला कह रहे थे आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट. नहीं भैया, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट नहीं, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी. एनो डोमिनी, इसका मतलब क्या, एनो डोमिनी का मतलब क्या, इसका बेसिकली मीन होता है एट द टाइम ऑफ लॉर्ड, भगवान के समय, मतलब लॉर्ड कौन, किसको मानते थे, जीसस क्राइस्ट को. तो एट द टाइम ऑफ लॉर्ड, तो इनके जन्म के पहले है, जब इनका जन्म हो गया उसके बाद ही सारी कहानी. वापस आ जाते हैं, हम बात कर रहे थे ऋग्वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की. इसको हटा रहा हूं. वैदिक काल, या मैं लिखता हूं वैदिक सभ्यता. नोट करके लिखते चलेंगे, लिखेंगे. मुख्य आधार पशुपालन, मुख्य आधार क्या था, पशुपालन था, पशुपालन करते थे, और यही इनके मतलब क्या ही कहें, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, ऐसे लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार. टू द पॉइंट बात करेंगे, पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होगा. इनका जो समाज होगा, इनका समाज वो कैसा होगा, मात्र सत्तात्मक या फिर पितृ सत्तात्मक, वो डेफिनेटली कैसा होगा, पितृ सत्तात्मक होगा. मतलब ये पिता के पक्ष से थोड़ा डोमिनेंट रहेंगे, पितृ सत्तात्मक समाज. और अगली बात करते हैं, वेदों की रचना होगी, वेदों की रचना. इसमें देखेंगे ऋग्वैदिक काल में इसमें ऋग्वेद की रचना होगी, केवल ऋग्वेद. और इसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आएगा, उत्तर वैदिक काल, यहां पर वेद त्रयी की रचना हुई. वेद त्रयी, वेद त्रयी बोलते हैं इनको, 4 वेद हैं टोटल, सबको ही पता है. उनका नाम ऋग्वेद हो गया, तो यजुर्वेद, सामवेद एंड लास्ट वन अथर्ववेद. इनकी रचना कब हो रही है, उत्तर वैदिक काल में. करो क्या, अच्छा वो टाइम देखना. अरे यार कुछ ज्यादा ही आ रहा पसीना. अरे मैं तो सोच रहा था आने दो साला पसीना, फ्लो बना है तो चलने दो, क्या ही हो रहा है. फर्दर यहाँ पे लिखेंगे आगे, इस तरह लिखते हैं, वैदिक कालीन जो आर्य थे, इनकी भाषा संस्कृत हुआ करती थी, भाषा संस्कृत थी. समाज का कुछ निर्धारण इस तरह से होता था, कुल,
ग्राम, विस, विस के बाद इसको हटा दो, विस, जन, देन राष्ट्र। सबसे बेसिक इकाई क्या हुआ करती थी? कुल। सबसे छोटा कुल। बहुत सारे कुल मिलेंगे, ग्राम बनेगा, ग्राम से बड़ी इकाई विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद राष्ट्र। कुल, कुल का जो प्रमुख होगा कहेगा कुलपति, वो क्या कहलाएगा? कुलपति। ग्राम का ग्रामपति, ग्रामणी भी बोलते थे। विश्व का विश्वपति, जन का जनपति, एंड राष्ट्र का नॉट राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, राजा। नहीं, तो ये सारी बातें करी हमने समाज की। अभी देखते हैं देवताओं की बात। तो देवी देवताओं की बात करते हैं। देवताओं की किन किन की पूजा होती थी? देवताओं में देखेंगे बात, अग्नि, मित्र, वरुण और नासत। इनको देवताओं के रूप में 4 लोगों को स्वीकार किया गया था, अग्नि, मित्र, वरुण और नासत। नासत भैया जो हुआ करते थे ये स्वास्थ्य के देवता थे, स्वास्थ्य के देवता हुआ करते थे, राइट। तो आई तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। सिर्फ इतना ही, इसमें सिर्फ इतना ही देखेंगे, फर्दर कैरी ऑन करेंगे। इसको इरेज करता हूँ। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियों के नाम, हेडिंग लगाएंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। मार्कर नहीं चल रहा यार, चलो ठीक ही है, चलेगा अभी। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। पहला लिखेंगे स्वात, सुवास्तु। दूसरा गंडक, सदानीरा। उस समय इसका नाम सदानीरा हुआ करता था, जिसका नाम अभी गंडक है। तीसरी बात करते हैं गोमती। गोमती का नाम हुआ करता था क्या? गोमल। नेक्स्ट घग्गर। घग्गर का नाम था द्रुसदती। नेक्स्ट चिनाब, असिकनी। चिनाब का असिकनी। नेक्स्ट सतलुज, सतुद्री। झेलम। क्रम से ही आप लिखते जाएंगे और आसानी से याद भी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। झेलम को वितस्ता। नहीं, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, नीचे हो जाता बोर्ड तो फिर वितस्ता। अभी ठीक लिखा है, झेलम वितस्ता। और भी गोमती हो गई, स्वात, गोमती, गंडक, घग्गर, चिनाब। व्यास लिखेंगे नेक्स्ट, व्यास, विपाशा। व्यास का विपाशा। रावी, परसुनी। कल पढ़ाया था रवि। रवि किनारे कौन सा नगर था? हड़प्पा। बाएं किनारे पे था। तो बस इतनी सारी ठीक है भैया, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा, आराम से एग्जाम पास वास हो जाओगे। मेंस की तैयारी करना बाद में। चलो आगे आगे चलते हैं। लिखेंगे इस समय देवताएं, देवताओं की बात करते हैं। देवताओं में 4 देवताओं का प्रमुख उल्लेख मिलेगा, इंद्र, वरुण, इंद्र अग्नि, वरुण, और चौथा लिखेंगे भैया नासत्य। और नासत्य जो हैं ये स्वास्थ्य के देवता हैं, स्वास्थ्य के देवता। इनका संबंध भैया स्वास्थ्य से। तो ये 4 देवताओं की बात हुआ करते थे, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, गर्मी तो बहुत ही हो रही है। साहित्य, साहित्य। तो ये साहित्य में देखेंगे क्या क्या। वेदों की संख्या सबको पता है, 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद,
अभी बताया था, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, फाइन। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट की बात करेंगे उपनिषदों की। उपनिषद भैया 108 हैं। इनमें से 4 गद्य में है, 2 गद्य और पद्य दोनों में है, और 102 बाकी सारे रहेंगे वो पद्य में होंगे। 4 जो गद्य में है, ईशोपनिषद है, कठोपनिषद है। ईश उपनिषद, कठ उपनिषद। देखो ईश में जब उपनिषद लग जाएगा तो हो जाएगा ईशोपनिषद, ऐसे कठ में उपनिषद लग जाएगा तो कठोपनिषद। मैंने ईश लिख दिया, कठ लिख दिया, आप समझ रहे होगे, ठीक है। 2 और नाम है, एक श्वेताश्वर और एक मैत्रेय। इनके साथ उपनिषद जोड़ते रहना। और यहाँ पर गद्य और पद्य दोनों में एक केन उपनिषद है और एक प्रश्न उपनिषद है। केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, इन सारे उपनिषदों की बात करी। उपनिषद की संख्या 108 है भैया, 4 गद्य में है, 2 गद्य और पद्य में है, बाकी 102 जो है वो पद्य में है। यहाँ से अगर सवाल पूछेगा तो पूछ लेगा, बाकी कुछ नहीं। आगे कुछ उपनिषद इंपॉर्टेंट है, उनके नाम देखते हैं। अब लिखेंगे सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्यो, नाम पर ध्यान देंगे, मांडूक्यो उपनिषद, राइट। सत्यमेव जयते कहाँ से मिला है, कई बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी है। ये मुंडकोपनिषद से मिला है, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट यम नचिकेता संवाद, ये कठोपनिषद से मिला है, कठोपनिषद। मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, गार्गी याज्ञवल्क विद्वान हुआ करते थे, इनका संवाद है ये बृहदारण्यक उपनिषद में। और इसी उपनिषद में लिखोगे आप ओम का उल्लेख है, ओम का उल्लेख। उपनिषदों से रिलेटेड ऑलमोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी थे मेरे हिसाब से मैंने वो सारे देख लिए। आगे फर्दर चलेंगे, इसको हटा रहा हूँ। आगे लिखोगे आप, इस समय जाति व्यवस्था कर्म मूलक थी। जाति व्यवस्था कैसी थी, कर्म मूलक। लिखते जाएंगे, जाति व्यवस्था कर्म आधारित। बाल विवाह नहीं प्रचलित था बिल्कुल, कदापि बाल विवाह वगैरह प्रचलित ऐसी कोई मतलब कुरीति उस समय नहीं हुआ करती थी। पर्दा प्रथा ये भी नहीं हुआ करती थी। छुआछूत वगैरह अगर इनकी भी बात करें तो पर्दा प्रथा हो गया, पर्दा नहीं होता था। और छुआछूत जैसे संकल्पना ये भी नहीं प्रचलित थी, राइट। बातों की अब बात करेंगे आगे चल के, क्या वेदों की। इन 4 वेदों की बात करेंगे यहाँ। वेद तो भैया 4 वेद हैं, 4 वेद सबको ही पता है। पहला वेद पढ़ेंगे, संकलनकर्ता का नाम लिखेंगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन, या इनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, वेद व्यास, राइट। पहला नाम है कौन से वेद का, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, सूक्त, और 10,562 इतने लगभग क्या हैं इसमें, ऋचाएं मतलब मंत्र लिखते रहूँ। इतने सारे मंत्रों का उल्लेख है किसमें, ऋग्वेद में। मंडलों में इंपॉर्टेंट है, पहली बात ये करेंगे इसकी ऋग्वेद की, कि ऋग्वेद के
पढ़ने वाले को, पढ़ने वाला जो होता है उसे होत्र बोलते हैं, होत्र, होत्र या फिर हाता। ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होत्र या हाता। दूसरा लिखेंगे इसका उपवेद, उपवेद है इसका आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे, मंडलों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट। तीसरा मंडल, थर्ड, इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। माना जाता है ये विश्वामित्र ने लिखा था। नेक्स्ट, सातवें मंडल में, सेवंथ मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। 10 राजाओं से युद्ध हुआ था और राजा सुदास विजय हुए थे, इसमें जीते थे। इतना हो गया। 10वां मंडल इंपॉर्टेंट लगता है, 9वां भी, 9वां लिखेंगे पहले। 9th मंडल में सोम का उल्लेख है, सोम। नीचे जगह भर रही है, मैं ऊपर इरेज करता हूं। देखो 10वां मंडल, 10th मंडल, इसमें क्या था भैया, इसमें पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त की बात करी गई है। वर्णों की बात सबसे पहले इसी में, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यही सारे, इन सब की बात करी गई। तो ये सारी बातें नहीं किसकी, ऋग्वैदिक काल की। इसमें जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपको दिया, और इतना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ठीक है, इससे आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट दूसरे की बात करते हैं, ऋग्वेद हो गया। सेकंड वन इज सामवेद। सामवेद, इसे गाया जाता है, गाया जाने वाला वेद, गाया जाने वाला वेद। भैया गाया जाएगा तो फिर संगीत होगा, राइट, गाया जाएगा तो संगीत होगा। और इसके पढ़ने वाले को क्या बोलेंगे, पढ़ने वाले इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए गाने वाले, तो उनका नाम है उद्गाता, मतलब उसे बुलाएंगे क्या, उद्गाता बोल गए, उद्गाता, राइट। तो सामवेद एक ऐसा वेद है, ये एकमात्र ऐसा वेद है जो भैया किस अवस्था में है, संगीतिक अवस्था में, मतलब पद्य में लिखा हुआ। सवाल घुमा के इधर उधर से कर सकते हैं तुमसे, क्या ही कह सकते हैं कि भैया जो सामवेद है वो किस अवस्था में है, किस अवस्था में, वो इस अवस्था में है कि उसे गाया जा सके। एकमात्र वेद है, 4 में से एक ही। इसके बाद फाइनली ये क्या हो गया इसमें, उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट तीसरा, यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद को भैया गद्य और पद्य दोनों में, गद्य एवं पद्य दोनों में है। यहां मैं पद्य लिख दे रहा हूं, दोनों में। पद्य का मतलब होता है गाया जाने वाला, मतलब पोएट्री फॉर्म में, और गद्य का मतलब होता है रिटन फॉर्म में। गद्य और पद्य दोनों में लिखित है, लिखित। पढ़ने वाले को, पढ़ने वाला अध्वर्यु, पढ़ने वाला अध्वर्यु, और उपवेद होगा इसका धनुर्वेद। भैया यहाँ यज्ञ, यज्ञ आदि की का वर्णन है, मतलब यज्ञ वगैरह कैसे किया जाना चाहिए, सारा कर्मकांड वगैरह इसमें। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चला जाए लास्ट वेद, अथर्ववेद। कौन सा वेद, अथर्ववेद। भैया इस अथर्ववेद की बात सुनो, ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना, वशीकरण, छोड़ के भग गई हो तो फिर उसको वशीकरण करा लो, मतलब कोई और, जादू टोना, वशीकरण, औषधियाँ एटसेट्रा, इन सब का वर्णन किया गया है इसमें। और ये सबसे नवीन वेद है, लिख दे रहा हूँ,
नवीन, नवीनतम ऐसे लिख दे रहा हूँ, नवीनतम वेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। पढ़ने वाला भैया ब्रह्मा बोलेंगे उसको, पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता था। क्या कहलाता था? ब्रह्मा। इतनी सारी चीजें आप नोट करो जल्दी से, अब उसको हो ही गई होंगी। नहीं, आप क्या ही कर रहे हो? रोक दिया है क्या? कंटिन्यू है? हाँ फिर ठीक। पढ़ने वाला क्या होगा? ब्रह्मा। और नेक्स्ट लास्ट क्या रह रहा है इसका? हाँ, उपवेद नहीं लिखा भी। उपवेद, शिल्प वेद, शिल्प वेद। तो इस तरह से हमने सारे ही देख लिए चारों वेदों का वर्णन। वेद 4 वेद हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने लिखे हुए हैं, इनका नाम वेद व्यास है। कालपी में इनका मंदिर भी है। ऋग्वेद पहला 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 562 मंत्र हैं उसमें। पढ़ने वाला होत्र आहता कहलाता है। इसका उपवेद आयुर्वेद है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7वें मंडल में दशरा युद्ध का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल सोम को समर्पित है। और 10वें में पुरुष सूक्त की बात की गई, जिसमें वर्णावस्था के बारे में बताया गया है। सामवेद गाया जाने वाला वेद है। संगीत पद्य होता है, पढ़ने वाला उद्गात होता है। उपवेद नहीं लिखा इसमें, लो उपवेद ऐड कर लेंगे वहीं पे, गंधर्व वेद, ये इसका उपवेद होगा। उपवेद है गंधर्व वेद। यजुर्वेद यद और पद दोनों में लिखा जाता है। ये सामवेद केवल पद में लिखा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा जाता है। पढ़ने वाला अध्वर्यु होता है। उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। यज्ञ आदि का वर्णन है इसमें। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, औषधियाँ एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों का वर्णन है। नवीनतम वेद कह सकते हैं इसको, अथर्ववेद को। पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है। उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद। तो इस तरह से हमने सारे वेदों की भी चर्चा कर ली। वापस आते हैं, इसको इरेज करता हूँ। लिखेंगे आप ब्राह्मण। चारों वेदों के ब्राह्मणों की भी रचना की गई है। ब्राह्मण एक्चुअली होता क्या था? ब्राह्मणों से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो ग्रंथ होते थे वो थोड़े से क्लिष्ट होते थे, उनको आसान भाषा में, सरल भाषा में समझा के लिख दिया जाता था, वही ब्राह्मण कहलाते थे। तो यहाँ पर ऋग्वेद था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, देन अथर्ववेद। इसके ब्राह्मण का नाम लिखेंगे कौशितकी, ऐतरेय। सामवेद का लिखेंगे जैमिनी, पंचविश। यजुर्वेद में लिखेंगे तैरतीय, सतपथ, और कितना आसान है, गोपथ। और भैया याद कर लेंगे इनको। देख रहे हो सामने वीडियो में, कहा नहीं है एक भी बार मैंने पसीना कितना बह रहा है, इतना ही पसीना बहा देना तभी सिलेक्शन मिलेगा। ऐसे ही मैं अभी सिलेक्ट नहीं हो गया, तो मेहनत तो भैया करनी पड़ेगी। जब तक हर जगह से पसीना आना आ जाए तब तक एकदम खोद देना है। जीएस कठिन नहीं है, जीएस हम लोगों ने कठिन बना रखी है। तो इतना सारा कुछ नोट हो गया होगा अब। तो भैया ऋग्वैदिक काल में क्या था? गाय को अगन्या मानेंगे, ठीक है। और अभी देवता कौन थे? प्रमुख देवता इंद्र थे, इंद्र। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा? प्रमुख देवता बन जाएंगे प्रजापति। यहाँ ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता हुआ करते थे। एक पशुओं के देवता, उनका नाम था पूसन। इनका प्रमोशन हो जाएगा अब उत्तर वैदिक काल में। ये भैया ये पूसन जो थे, अभी पूसन कौन बन जाएंगे? पूसन शूद्रों के देवता बन जाएंगे। पूसन शूद्रों के देवता बन जाएंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थोड़ी कमजोर होगी।
की स्थिति ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा कमजोर होगी। एक संस्था हुआ करती थी सभा समिति, इस तरह विदत ये संस्थाएं हुआ करती थी। सभा में ऋग्वैदिक काल में इसमें भाग ले सकती थी स्त्रियां, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, अभी यहाँ पर भाग लेने से उन्हें वंचित कर दिया गया। तो फिर निकल के यही आया, फाइनली कंक्लूजन यही निकला कि अभी स्त्रियां इसमें भाग नहीं ले सकती, इसका मतलब उनका ओहदा कमजोर हुआ होगा। उत्तर वैदिक काल में और क्या हुआ, गोत्र की संकल्पना आई। गोत्र की संकल्पना किसमें, उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में क्या था, ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय जो था, व्यवसाय कहें या फिर कुछ कर्म मूलक समाज था, कर्म प्रधान, मतलब कर्मों से निर्धारण हुआ करता था वर्णों का। लेकिन अब ये ऋग्वेद में है, ऋग्वैदिक काल में ये था। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ये वंशानुगत होने लगा। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, कुछ इस तरह से ये समाज वगैरह बटा हुआ था। और ये सारी चीज़ें आई होप सो इतने में आपका काम चल जाएगा। और इतना सारा कुछ पढ़ना ही है आपको, सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और खूब सारी मेहनत कीजिए। आई होप सो सारे लोग सफल हो जाएं और हमारे आपकी तरफ से बहुत सारा स्नेह और क्या ही गए सब कुछ। थैंक यू वेरी मच।